अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने देख लिया कि आज का दिन काफ़ी वोलेटाइल रहा। जिस तरह एक्सपेक्टेड था हम लोगों का कि कल जिस तरह पॉजिटिविटी थी, और पॉजिटिविटी के टाइम पे ये हम लोगों ने आप लोगों को आगाह किया कि देखें मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी और ये आप रेंज बाउंड एक्टिविटी देखते रहेंगे। और यही वजह थी कि हमने थ्रू आउट द डे मार्केट में कोई 2,500 से 3,000 पॉइंट्स की करेक्शन देखी, जो कि एक हेल्दी साइन है। हम ये नहीं कहते कि नेगेटिविटी आ गई या नेगेटिविटी फैलाने से कोई वो नहीं। पॉजिटिव रहें तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। खैर, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। अगर आप लोग देखें मार्केट को, तो मार्केट ने 1509 पॉइंट, मोर और लेस 1500 पॉइंट सेट की है। 1,12,400 पर मार्केट स्टैंड कर रही है। और 352 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल के मुकाबले में कम है। और उसकी रीज़न ऑब्वियसली एक समझ में भी आती है कि अब हॉलीडेज़ के ऊपर जा रहे हैं लोग। अभी ये साइकिल कंटिन्यू रहती है और हम हर साल यही एक साइकिल को रिपीट होते हुए देखते हैं और देखेंगे भी। तो देखिएगा कि मार्केट में आप लोगों को अभी वॉलेटिलिटी और भी थोड़ी नज़र आ सकती है कि एक तो रोल ओवर वीक है, दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने गेन बुक करने हैं। इस वजह से आपको इसमें गेन बुकिंग एक्सरसाइज उनकी नज़र आएगी। आज की करेक्शन बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना कोई इसमें आप लोगों को परेशानी वाली बात है। ये अगर डिप एक और भी ले लेती है, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये 3,000 पॉइंट्स की भी नेगेटिव जाती तो कोई मसला नहीं था। मार्केट अपने भी अप ट्रेंड में है। जब तक फंडामेंटल इंटैक्ट है मार्केट के, आप लोग मार्केट को अच्छा समझें और मार्केट में अपने जब कोई भी डिप आती है तो अपॉर्चुनिटी समझ के पोजीशन बनाएं। अगर आप लोगों ने वो फंडामेंटल समझने हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो हम अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुके हैं। तो वो आप देख लिएगा, आप लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा होगा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे दो कंपनीज़ के हवाले से। हमारे साथ इंटरेक्ट रहिएगा। वो तो हम समझते हैं कि जो ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स हैं उनको समझनी चाहिए, ताकि वो अपने पोर्टफोलियो में हेल्दी एक बिल्डअप देख सकें और वी एक्सपेक्ट के उनके रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड अच्छे होंगे। मार्केट में अगर देखें तो हम वॉल्यूम लीडर्स में वही पेनी स्टॉक्स शामिल हैं। आप लोगों को हम टाइम एंड अगेन बताते चले आ रहे हैं कि प्लीज़ इन पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें। ये आपका पोर्टफोलियो भी खा जाएंगे, जो आपने कमाया है वो भी खा जाएंगे और आप लोगों को बिठा देंगे। जो आप लोगों से ट्रेड कराते हैं वो तो अमीर हो जाएंगे, लेकिन आप लोग गरीब हो जाएंगे। और हमेशा देखिएगा कि मार्केट जब अप साइड पे रहती है तो इनमें आपको वॉल्यूम्स ज़्यादा नज़र आएंगे, जिसका मतलब ये है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब इसमें आप करेक्शन एक्सपेक्ट करें। मार्केट की पाई चार्ट की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल आज जो है वो लाल ही लाल नज़र आ रहा है। इक्का दुक्का आपको हरा नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लाल नज़र आएंगे, जो कि नेचुरली होना भी यही चाहिए है, क्योंकि करेक्शन हुई है मार्केट के अंदर और प्रॉफिट टेकिंग हुई है। जिस तरह आप लोग करते हैं प्रॉफिट टेकिंग, इस तरह से औरों का भी हक है, तो उनको करने दें। आप लोग जो है अच्छे अच्छे स्टॉक समेटते रहें। तो चलिए जी, हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स देखें, आप लोगों को एक ज़रा जहन में बिठा लिएगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनकी गोइंग फॉरवर्ड इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी डाउन हो गई है। अब इन्वेस्टर ने एक बात जहन में बिठा ली है कि गोइंग फॉरवर्ड इनका जो ये वाला क्वार्टर है यही एक हैंडसम क्वार्टर आने वाला है। इसके बाद आप लोग इनसे उम्मीदें ना लगाएं कि आपको अच्छे डिविडेंड देंगे। वजह बहुत ऑब्वियस ही है कि इनका नेट स्प्रेड जो है वो कम हो गया है। और सोने पे सुहागा, अभी मैं आपको एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ जो कि मार्केट में चल रही है। तो वो है, देखें इंटरेस्ट रेट्स। मार्केट में एंटिसिपेशन हो गई है कि इंटरेस्ट रेट और भी डाउन होंगे। और अब ये आपको, और आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.5 साल के लोएस्ट लेवल पर आएगा। और इनफैक्ट हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको और भी आना है। अच्छा देखिएगा, आप लोगों को हम एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं यहाँ पे। आप लोगों के पास जितने भी बैंक्स के पोर्टफोलियो बिल्डअप हुए हैं फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड, उन लोगों से गुजारिश है कि जो इनकी करंट ईयर की अर्निंग्स हैं वो, और जो इनका 6 से 7 साल पहले का पे आउट रेशो था वो ज़रा निकालिएगा। आप देखिएगा कि अब 2025 एंड ऑनवर्ड, अब आप इन्वेस्टर्स को देखेंगे कि वो उसी एक्सपेक्टेशन पर लेते हुए जाएंगे। अब आप देखिएगा कि 2025 में 2026 में इन्वेस्टर उसी पे आउट से ही एक्सपेक्ट करेगा डिविडेंड, और उसी को ही डिस्काउंट करते हुए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल बात यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन मैं आसान से अल्फाजों में आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, जितना पे आउट रेशो आपको आज से 6 या 7 साल पहले मिल रहा होता था बैंक से,
उसकी करंट अर्निंग पे आप वो लगा के एवरेज आउट कर लें, एक मोटा मोटा फिगर आपके सामने आ जाएगा कि अब इनकी डिविडेंड पे आउट कैपेसिटी इतनी होगी। और ये अब मार्केट में चूँकि एक लीडिंग इंडिकेटर होती है, ये परसीव करके बैठे हुए हैं, और इसी वजह से आपको इसमें कोई अब नॉर्मल मूव नहीं नज़र आ रहा। अब अगर इनकी आप कंपाउंडिंग की तरफ बात करते हैं बैंक्स की, मैं जैसे मीज़ान की बात कर लूँ या यूबीएल की, तो आप लोग जहन में ये चीज़ रख लिएगा कि अगर ये कंपाउंडिंग करते भी हैं तो अपने वैल्यू का 100 या 200 रुपये से ज़्यादा इनमें गुंजाइश नहीं है। ये एक मोटी मोटी मैंने आपको फिगर बताई है कि इनकी बेसिस के ऊपर ये है। बाकी ये एक एनालिसिस होते हैं, इसमें कोई ऊंच नीच हो सकती है, अनलेस कि एक कोई ब्रेक थ्रू ना हो जाए इनकी अर्निंग के अंदर, यानी इनके टॉप लाइन में कोई ऐसी चीज़ ना ऐड हो जाए जो कि इनके रेवेन्यू को एकदम से ग्रो अप कर दे। तो जो ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक आउट ऑफ द ब्लू चीज़ होगी लेकिन हम समझते नहीं हैं कि वो आपको एकदम से नज़र आएगा, क्योंकि इनकी जो बेस अर्निंग थी वो थी नेट स्प्रेड की, और इन्होंने वही बढ़ानी है। तो देखें, इनको करंट अकाउंट का रेशो बढ़ाना पड़ेगा। जी, तो बात कर लेते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की। तो आज तकरीबन सारा ही सेक्टर ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा है, और ये देखिएगा ये नेचुरल सी प्रॉफिट टेकिंग है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं अपने कल की वीडियो में भी, आप वहाँ से इंसाइट ले सकते हैं। हमारे हिसाब से भी इनमें गुंजाइश है, प्रॉफिट टेकिंग इज़ नेचुरल। सुबह भी आपने देखा कि शुरू में ये स्टॉक पॉजिटिव रहे, बाद में प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो गए, जो कि एक नेचुरल सी बात है। इनके साथ साथ फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर, आईटी एंड ऑल जितने भी हैं मैक्सिमम सब प्रॉफिट टेकिंग की जद में रहे। और हम ये समझते हैं कोई इसमें इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि फ़ंड्स की रिजर्वेशन भी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के गेंस भी बुक होते हैं। और दूसरी बात यह है कि कल छुट्टी है, तो बहुत सारे ट्रेडर हजरात जो है वो अपनी पोजीशन वाइंड अप कर लेते हैं कि कल परसों परसों देखेंगे, आज जो जितना है समेट के निकलो। जी, पॉजिटिव में यूबीएल, दावा, एसएनजीपी, टीआरजी एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिएगा, दावा जो है हम ऑलरेडी न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है। अगर जिसको वो डिस्कशन देखनी है तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी मौजूद है। जी, एसएनजीपी के हवाले से थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो हम चाहते हैं आप लोग ज़रा समझें इसको, और अपना पोर्टफोलियो में अगर इसका एडिशन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड बता देते हैं हम आपको। जी देखें, हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की, वो आरएलएनजी जो इंपोर्ट हुई है उसमें, और जो उनके कंज्यूमर्स हैं आरएलएनजी के, जिनमें कंज्यूमर में कौन था, फर्टिलाइज़र सेक्टर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज और पावर सेक्टर्स। तो इन लोगों ने जो कंजम्पशन की, उसका जो इंपोर्ट रेट और जो उनको चार्ज हुआ रेट, उसके दरमियान एक डिफरेंस था। वो एक सब्सिडी थी जो कि एसएनजीपी ने बर्दाश्त की। अब हो ये रहा था कि ये एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल जनरेट हो रहा था, जिसको रेवेन्यू शॉर्टफॉल की टर्म दी गई, कि जो डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्चुअल विच शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज एंड द इम्पोर्ट, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लाने लगा। अब इस शॉर्टफॉल को मेकअप भी करना था। एसएनजीपी ने क्या किया, वो ओगरा को बोलता रहा कि अब इसका क्या करें जी, आप हमें कोई सोल्यूशन बताएं, और वो अप्रोच भी करता रहा गवर्नमेंट को। उन्होंने ये कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, कि आप एक काम कीजिए कि आपने पीएसओ को पे ऑफ करना है कुछ अमाउंट, तो आप एक काम करें, इसको फाइनेंसिंग करा लें, आप इसके ऊपर कर्ज़ा ले लें। अब जो कर्ज़ा लेके उनकी सर्विस की गई है, वो ये उनका प्ली ये था एसएनजीपी का कि देखें, हमने ये इंपोर्ट करने के लिए हमने कर्ज़ा लिया है, अब इसकी जो कॉस्ट है इसको पास थ्रू करने दें हमें। तो उन्होंने ये कहा कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, बजाय इसके कि हम उसको वो लोग बेयर करें, इसको पास थ्रू किया जाए। अब मार्च 15 2023 में ओगरा ने इनको एक लेटर लिखा एसएनजीपी को, जिसमें उनसे कहा कि आप अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये कॉस्ट को पास थ्रू करने की इजाज़त दी जाए, तो आप हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओपिनियन ला के दें, जिसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ हो कि ये जो कॉस्ट है आप लोगों की, ये प्योरली रिलेटेड विद दैट सर्कुलर डेट है, या सब्सिडाइज्ड कॉस्ट से रिलेटेड है जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है और आप इसका पास थ्रू मांग रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा, हम आपको हमेशा ये बोलते हैं कि कंपनी के जब कैश प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएं, तो आप समझा करें कि इसमें फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है और ये इम्प्रूव कर रही है। अब इससे पहले एसएनजीपी जो है वो पिट रहा था बिल्कुल,
लेकिन जब इसमें ये एक मूव जनरेट शुरू हुआ तो आप देखिएगा इसमें एक प्राइस एक्शन हुआ और ये एक अपवर्ड मोमेंटम पकड़ लिया इसने। ये पकड़ा क्यों था? जिसके पीछे यही एक डेवलपमेंट हो रही थी कि इनको पास थ्रू की इजाज़त मिल रही है। और अभी जो रिसेंटली इसने एकदम जंप मारा है और 100 को क्रॉस किया है, उसके पीछे हुआ ये है कि जो इनका जो ये टोटल इनको 88% की इजाज़त मिली है, उसमें से 50% ऑलरेडी मिल चुकी थी अभी। अब ये जो कुछ टाइम पहले इनको इजाज़त मिली है, उसके ऑलरेडी इम्पेक्ट इनके प्राइस में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। और अब जो आप इसमें प्राइस एक्शन देख रहे हैं, वो किस चीज़ का रिजल्ट है? वो है टोटल ओवरऑल 88% जो इनको अभी तक परमिशन मिली है, माइनस जो 50% ऑलरेडी इनको मिल चुकी है। जिसकी वजह से जो हमारा एक रफ एस्टिमेट है, तकरीबन 7 से 8 रुपए इनकी अर्निंग के ऊपर इजाफा आएगा और इनकी बढ़नी चाहिए। अगर अब गोइंग फारवर्ड अगर इनको 100% इजाज़त मिल गई तो इसका मज़ीद भी इम्पैक्ट आएगा। वो भी इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 रुपए इनकी अर्निंग्स के ऊपर आप इजाफा समझें। तो हम अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो ओवरऑल इनकी अर्निंग्स के ऊपर ईपीएस करंटली अगर हम FY 2025 की निकालें तो 10 से 12 रुपए का इम्पेक्ट आता है। हमारी इस कैलकुलेशन का मकसद ये नहीं है कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि बाय करें। आपने हमेशा अपने रिस्क एंड रिवार्ड को देखते हुए इसमें एंट्री बिल्ड करनी है। और आप जो इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट देख रहे हैं, और यही वजह है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है। तो ये होप आप लोगों को इसका एक ट्रिगर समझ में आ गया होगा। चलिए जी, मेरे ख्याल से SNGP पे काफ़ी डिस्कशन हो गई है। अगर अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम इसको मज़ीद इन डेप्थ आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके पीछे क्या ऐसी टेक्निकल कोई रीज़न आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो हम वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ज़रा टेक्निकल साइड भी देख लेते हैं मार्केट की। देखिएगा मार्केट में दोबारा ये वापस अपने चैनल में आया है और कम वॉल्यूम के साथ आया है। हमको इतना इसको सस्टेनेबल नहीं समझते। और अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियोस को देखें तो हम लोगों ने आप लोगों को पहले भी बताया कि देखें कंसोलिडेशन करते हुए ये इसने ऊपर जाना है। और जो हमारा अल्टीमेट एक जो ट्रिगर्स बन रहे हैं वो 130K के करीब बन रहे हैं और ये उसको इवेंचुअली वहीं पर ही जाएगा अनटिल अनलेस ये फंडामेंटल में कोई शिफ्ट आ जाए या कोई चेंज आ जाए। तो आप लोग उसको मॉनिटर करते रहिएगा और इसको इसी तरीके से ट्रेल करते रहिएगा। आज का जो मूव है वो कोई इतना बड़ा कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। उन लोगों को जो ज़्यादा इंथुजियस्ट हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क अवर्स करके लेके चलना है तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस यही बांध के रखें, 1,10,000। अदरवाइज़ आपको जो जो भी डिप मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों की बाइंग के लिए। और जो दूसरा है कि देखें, मैं आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जो एंड ऑफ द ईयर जो भी वर्किंग डे आएगा, आपने उसमें ब्लू चिप स्टॉक्स में कुछ थोड़ी बहुत बाइंग करके रखिएगा तो आपको हो सकता है मार्केट न्यू ईयर सेलिब्रेशन दे। और इसके पीछे जो रीज़न है वो हमने हमेशा मार्केट के अंदर देखा है कि जो 1 जन होता है उसके अंदर मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है। हमने तकरीबन कोई 10 से 15 साल का डेटा निकाला है, उसमें मोर देन 80% जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो यही हैं। फर्स्ट डे ऑफ द जैन में आप लोग को मार्केट ने हमेशा अच्छा ही रिटर्न दिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आप लोग एक साउंड और फंडामेंटल स्टॉक में रहें तो अच्छा होगा। जी, तो ये एक न्यूज़ है, थोड़ा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। हम समझते हैं इसका थोड़ा वेट ज़्यादा है तो इसको डिस्कस करना आप लोगों के साथ ज़रूरी समझा, इस वजह से आपके साथ लेके आ गए। देखिएगा कि खुर्रम शहजाद साहब हैं, इन्होंने जो PSX के CEO हैं उनके साथ बैठे मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि देखें आप अब जो पाकिस्तान को जो है ना ऐसे काम करने चाहिए जिससे इनका वेट MSCI FM इंडेक्स में बढ़े। अब आप ज़रा जो फोकस कीजिएगा कि माड़ी जो है वो 3 बिलियन का क्यों हो गया था, माड़ी $3 बिलियन का क्यों हो गया था, और बाकी जो इंडेक्स हैवी वेट और ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये भी आप जहन में रखिएगा कि जो भी अब नए लिस्टेड या आप लोग जो देखेंगे IPO आएंगे वो बड़े हेवी वेट होने वाले हैं। अब चूंकि इन लोगों का फोकस यही होगा कि इसको MSCI FM इंडेक्स से बदलें, तो ऐसे ये काम ज़रूर करेंगे कि जिससे मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़े ब्लू चिप स्टॉक्स की और नई लिस्टिंग्स हों ताकि इनका एक इसमें वेट बढ़ जाए। चलें ज़रा अब माड़ी की बात कर लेते हैं। इसकी एक क्वेरी आई थी हमारे पास, तो उसमें क्या मोमेंटम आज हुआ इसको, तो आज थोड़ा सा गिरा है तो लोग परेशान हो गए, तो हमने कहा चलें उनको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में भी।
देखें माड़ी ने एक बहुत बड़ी मूव दी, उसके बाद जो है ये यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, हमारी वीडियोस देख लिएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। जब ये गिरा भी नहीं था तब भी हमने कहा था कि नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, गैप को फिल करने के लिए। मेरे ख्याल से उस पर बात करना अभी ज़्यादा मुनासिब नहीं है, आप लोगों को वीडियो देख लिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने 650 का लेवल दिया था कि देखें यहाँ पे टेक्निकली इसकी एक फुटिंग बनती है, और फिर उसके बाद ये आ गया। अच्छा, अब होना क्या है इसके साथ, जो टेक्निकली हम समझते हैं वो इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी है। देखें बहुत अच्छा है कि ये यहाँ पे हायर हाइज लगाता हुआ जाए। अगर एकदम जाएगा तो उसी तरीके से गिरेगा। अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया बताऊं कि इसी जो ये एक लाइन ड्रॉ की है, अगर सेम पैटर्न पे अगर इसको कंसोलिडेशन के बाद चले तो ये आपको 1000-1100 का रेंज देगा, और अभी टेक्निकली इसका लेवल भी वही बनता है। क्योंकि देखें जब भी इसमें कोई डिप आती है नीचे से प्लेयर आके जमा करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई डिप आती है प्लेयर आके जमा कर रहा है। तो ये आप ज़रा जहन में रखिएगा, रिडेम्पशन अपनी जगह पर ठीक है, करते रहें लोग, लेकिन इसके अंदर टेक्निकली एक बनती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो डिराइव कर रही है मार्केट में सिर्फ अपनी पीई की बेस पे कर रही है। तो आप लोग अपना जो है ना ये थोड़ा जहन में रखिएगा कि फंडामेंटली ये ऑलरेडी अपनी वैल्यू को डिस्काउंट कर चुका है। ये सिर्फ एक चूँकि लो पीई रे पे रन कर रहा है, इस वजह से जो है ना ये उसको रिट्रेसमेंट करते हुए जाएगा यहाँ पे, उससे पहले ये नहीं जा सकता। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सांस लेने दें। जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन में आ जाएगा एक बहुत अच्छी मूव के साथ जो है ना ये आपको 1000-1200 रुपये पे भी जा सकता है, लेकिन अभी ये यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन करे तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। इसको भी अगर ये 10-15 दिन लेता है यहाँ पे मज़ीद, तो कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये थोड़ा ऊपर नीचे करता रहे, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन कर ले, फुटिंग मजबूत बना ले, तो इससे एक एक कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडर के अंदर भी और एक इन्वेस्टर के अंदर भी, जिसमें वो यहाँ पे इसको एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए एक बेस लाइन बन जाएगी कि नहीं अब कुछ भी हो जाए हमने यहीं से ही लेके इसको आगे लेके चलना है। तो होप आप लोग को ये अंडरस्टैंड एंड क्लियर हो चुका होगा। एयरलिंक की बात कर लेते हैं। आप हमारी वीडियो में देख लिएगा, वो सेम वही वर्किंग है और वही इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और उसने वही 223 से रजिस्ट किया और नीचे आके क्लोजिंग दे दी। कोई ऐसा इशू नहीं है, कंसोलिडेशन करता रहे, बिल्कुल करनी भी चाहिए। इसके अंदर हम आपको आज एक फंडामेंटल शिफ्ट हम आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा क्या है, जो कि अब एक नई रैली की तरफ इसको लेके जा सकता है, जो कि इसके लिए फंडामेंटल ट्रिगर बन सकता है। अच्छा जी, ये डेटा जो है आपको पीटीए की वेबसाइट से बहुत आराम से मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो एक एनालिटिकल बड़े एक इम्प्रेसिव किस्म की एक वर्किंग नज़र आएगी आपको। यहाँ पर ट्रेंड नज़र आएगा जिसमें आप लोग ये देखें कि जो इम्पोर्टेड हैं ये ब्लू वाले, ये इम्पोर्टेड मोबाइल्स का है, इसमें ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है। जबकि आप इसको देखें जो ये लोकल असम्बल्ड हैं ऑरेंज कलर में, ये अब ट्रेंड पे जा रहा है। अब जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें एयरलिंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में इसके, तो इट मीन्स जो उनके ब्रांड्स हैं तो वो ज़्यादा इसके अंदर एक्सपोज हैं और उनके अंदर ज़्यादा अब आप लोगों को विजिबिलिटी नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर नीचे मैं ड्रिल डाउन कर देता हूँ तो आप लोग ये देखेंगे कि ट्रेंड इसका लोकली असम्बल्ड मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मोर देन 50% इंक्रीज़ आ रहा है, जो इनमें एयरलाइंस ही ब्रांड्स हैं उनका ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो एक तो ये रेवेन्यू जंप आएगा इनके अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सपोर्ट साइड पे देखें तो एयरलिंक तकरीबन 1 मिलियन मोबाइल का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट करने का। तो वो अभी हम देखेंगे, जो कि न सिर्फ एक्सपोर्ट से इनको फ़ायदा होना है, प्लस इनके अंदर जो एक्सपोर्ट पे रिबेट मिलता है इनको वो तक मिलेगा 3% ऑन एक्सपोर्ट, तो उससे भी इनका टॉप लाइन इंक्रीज़ होगा। तो ये देखिएगा कि इनको गोइंग फारवर्ड इनके रेवेन्यूज़ में हम समझते हैं काफ़ी इजाफा होने वाला है। प्लस आप ये देखेंगे कि जनवरी से इनकी स्मार्ट टीवीज़ भी लाइनअप हो रही हैं और ये अपनी कैपेसिटी का अभी तक सिर्फ 30% यूज़ कर चुके हैं। ये मैं कैपेसिटी की बात क्यों कर रहा हूँ कि देखें अगर 100% कैपेसिटी है तो अभी ये सिर्फ 30% यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर इनको एक्सपेंशन करनी है तो इनको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ अपने वर्किंग कैपिटल को अब मैनेज कर लें, इनके लिए काफ़ी है। असेंबली में इनके 70% अभी भी गुंजाइश है कि ये मज़ीद किसी ब्रांड को भी ऐड कर सकते हैं या कोई और इसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं असेंबली प्लांट की। दूसरी तरफ अगर हम लैपटॉप्स की इनकी बात करते हैं
तो वो जुलाई 2025 से ये भी लाइन अप कर रहे हैं। तो अगर ये अगर 2 लाख यूनिट्स पर ईयर सेल करने में कामयाब भी हो गए, तो आप देखेंगे कि 10 से 12 बिलियन जो है ये भी इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑन ऑन एंड ऑन इनकी जो आरओई जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो तकरीबन 26 से 28% बनती है। तो वो कंपनी जिसकी कंपाउंडिंग 26% या 28% है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने टाइम में आप लोगों को आपके पैसा डबल करके दे सकती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बाकी समझदार लोग हैं कि किस तरीके से इसके अंदर आप लोग एंट्री बना सकते हैं, आपका रिस्क एंड रिवार्ड देखते हुए अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। ये एक जनरल गाइडेंस है हमारी वर्किंग की, कोई आप लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एक भाई की क्वेरी आई थी जिसमें उन्होंने पूछा एफ सी पी एल के हवाले से, तो उनको ज़रा हम बताते चलें इसके अंदर क्या सिचुएशन है। देखिएगा कि मैं एक ज़रा ये डीसी चैनल है, ज़रा इसको रिमूव कर दूँ पहले, फिर बात करते हैं हम। आप देखें कि जब भी मार्केट में कोई स्टॉक बढ़ता है ना तो वो हायर हाइज़ लगाता हुआ है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक इसने हायर हाइज़ लगाए, ठीक है। अब ये यहाँ से लोअर लोज लगाता हुआ गया है। अब इसने एक रेजिस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इस जगह को इसने नहीं तोड़ा। अब जब तक इस जगह को ना तोड़ दे, आपने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। आप लोग अगर एंट्री का मूड बनाना है तो ये जब तक कंफर्म नहीं कर देगा हायर हाइज वापस, तो ये इसने इस चैनल को तोड़ना है यहाँ से। जब कहेंगे कि ये तोड़ने में कामयाब जब हुआ है जब ये इससे ऊपर चला जाएगा। अगर ये इससे नीचे ट्रेड करता रहेगा, सब कंसोलिडेशन में रहेगा। अदरवाइज़ आपको ये जहन में बिठा लें कि ये आपको जो स्टॉप लॉस देगा ये तकरीबन 75 के आसपास जहन बना लें इसका, अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है। ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें कोई फंडामेंटली कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अच्छा स्टॉक है ये। ग्रुप भी बहुत अच्छा है। तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि देखें आप लोग जो है ना, गाड़ी जिसके हाथ में दे रहे हैं ना उसका ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग ये देख लिएगा कि इसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं। तो हम नहीं समझते कि कोई इसमें इतना बड़ा इशू है। आप लोग अगर इसमें एंट्री लेके बैठे हुए भी हैं तो आप लोग अपना फ़िलहाल ये स्टॉप लॉस ले लें, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं मुड़ जाएगा। लेकिन जो नई एंट्री करनी है आपने, तो जब तक ये पॉइंट जो मैंने बताया आपको 83, जब तक ये इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे तो आप इसमें एंट्री ना लें, वरना ये आपको अभी स्ट्रक कर देगा फॉर द टाइम बीइंग। तो होप आपको अभी जवाब मिल गया होगा इसका। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी भी हमने देखा है कि हमारे तकरीबन मोर देन 50% जो ऑडियंस है वो नॉन सब्सक्राइब्ड ही है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें ताकि हम एक इन्वेस्टमेंट नॉलेजेबल कम्युनिटी बिल्टअप कर सकें। तो होप अब तक आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट अस नो। अपना ख्याल रखिएगा, कल की छुट्टी एंजॉय कीजिए। और चले जी, अल्लाह हाफिज़।